Hello, I am C. Karan Tosniwal and I will discuss with you about GST, indirect taxes. Basically, this is my first video and आपके पास whichever book आपके पास होगा, जो भी book होगा, आप उससे आपके बाजू में रख लो और मैं सेक्शन से एक डिस्कस करता रहूँ. बेसिकली इंडायरेक्ट टैक्सेस में और डायरेक्ट टैक्सेस का बेसिक पहले. डायरेक्ट टैक्सेस लिविड ऑन पर्सन, इसका बर्डन पास ऑन नहीं होगा, इधर उधर नहीं जाएगा इसका बर्डन, डायरेक्टली लिविड ऑन पर्सन इनकम. एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है दे आर लिविड ऑन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. तो इन शॉर्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस अल्टीमेट बर्डन पास ऑन कर सकते हैं आप टू कंज्यूमर, और वो भी रजिस्टर्ड पर्सन ही पास ऑन करेगा जिसने, क्योंकि उसे आईटीसी लेने में लेंगे और फर्दर आउटपुट लाइबिलिटी आएंगी और सेट ऑफ होते रहेगा एज यूजुअल इन ओल्ड सिस्टम. लीवी जो है इसमें ये ड्यूअल मॉडल ऑफ जीएसटी जो बोलते हैं हम, ये क्या है? तो ड्यूअल मॉडल बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलके कलेक्ट करते हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलके कलेक्शन करते हैं फॉर जीएसटी. इसीलिए कहा जाता है ड्यूअल मॉडल ऑफ जीएसटी. पहले अलग था, वैट स्टेट अगर है वैट स्टेट लगा रहा है, सेंट्रल एक्साइज था, एक्साइज में मैन्युफैक्चरिंग था. पहले डिस्प्यूट्स काफ़ी थे, केस स्टडीज बेस्ड चल रहा था, इवन लॉ इतना इफेक्टिव था नहीं डेफिनेशन बेस्ड. इवन मैन्युफैक्चरिंग की डेफिनेशन पे बहुत सारे लिटिगेशंस मिल सकते हैं आपको. बट जीएसटी इज़ अ बिग रिवॉल्यूशन बिकॉज इसमें पूरा लॉ जो है इट वर्क्स नथिंग, नो मैन्युफैक्चरिंग, नो सेल, नथिंग नथिंग, only one thing is focused, it's supply. Central CGST Acts, SGST Act 2017, IGST Act जो भी है, ये जितना GST रूल्स है, ये जो फंक्शनिंग है मेजरली CGST Acts एंड SGST Act आपका लाइन टू लाइन मैच होने वाला है. CGST Act 2017 बिकॉज अगर लेवी हम एक साथ करेंगे तो लॉ भी मैचिंग प्रिंसिपल पे चलना चाहिए. लेट्स डिस्कस जीएसटी. अपन सीजीएसटी एक्ट का प्रोविजन, एंड ये टोटली रिवीजन वीडियो है. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन 9. सेक्शन 9 क्या है? लेवी. लेवी मतलब क्या है? सेक्शन 9 से ही चार्ज होगा जीएसटी. लेवी सेक्शन 9 से होगा. सेक्शन 9 में क्या दिया गया है कि wherever the जब भी सप्लाई हो जाएगा एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, उस पर लेवी किया जाएगा जीएसटी. इन शॉर्ट ये सेक्शन 9 सीजीएसटी एक्ट का है. तो सेक्शन 9 सीजीएसटी सेम एसजीएसटी भी लेवी होगा साथ में सीजीएसटी के साथ, और आईजीएसटी एक्ट में. तो सीजीएसटी का मैक्सिमम रेट इज 20% जो नोटिफाई हो सकता है फॉर मैक्सिमम सीजीएसटी 20, एसजीएसटी 20 यानी टोटल 40%. और काय पे होगा ये लेवी? ये लेवी होगा ऑन वैल्यू. वैल्यू क्या रहेंगी? वैल्यूएशन में देखेंगे अपन. वैल्यू जो है वो सेक्शन 15 के अंदर वैल्यूएशन हुआ जाएगा, उस वैल्यू पे हम पे करेंगे. रेट क्या रहेगा? एज में बी नोटिफाइड. आपको रेट जो है एज में बी नोटिफाइड. रेट मैक्सिमम कितना हो सकता है? 20%. लेवी काय पे है? लेवी हमारे को सप्लाई पे है. सप्लाई कौन सा है? इंट्रा, बिकॉज हम सीजीएसटी का देख रहे हैं. इंट्रा सीजीएसटी एसजीएसटी इन शॉर्ट. तो इंट्रा स्टेट है. और हाँ, इंट्रा स्टेट एंड इंटर स्टेट सप्लाई की डेफिनेशन आईजीएसटी एक्ट में मिल जाएंगी. आईजीएसटी एक्ट जब हम देखेंगे सेक्शन 5 उसका लेवी का है, सेक्शन 7 एंड सेक्शन 8 आईजीएसटी के वो बताते हैं. सेक्शन 7 इंटर स्टेट सप्लाई, सेक्शन 8 जो है इंट्रा स्टेट सप्लाई. इंटर स्टेट सप्लाई क्या है? मैं बेसिकली इंट्रा स्टेट सप्लाई बता देता हूँ. इंट्रा स्टेट सप्लाई मतलब लोकेशन ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लायर ऑफ सर्विस एंड प्लेस ऑफ सप्लाई आर इन सेम स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, तो हम इंट्रा बोलेंगे. और इंट्रा लग गया यानी सीजीएसटी एसजीएसटी आ जाएगा. सब्जेक्ट टू एग्जाम्पशंस, अगर है एग्जाम्पशन है तो नहीं लगेगा. उसके बाद में ये हो गया इंट्रा और इंटर स्टेट सप्लाई का. फिर वैल्यूएशन. वैल्यूएशन चैप्टर में बोला गया है प्राइस एक्चुअली पेड और पेएबल, वॉट एवर प्राइस पेड या पेएबल रहेंगी फॉर द सप्लाई, उस वैल्यू पे हम लगाएंगे, बट सब्जेक्ट टू कंडीशन. सेक्शन 15 में 15 के अंदर ABCD जो क्लॉज है अंदर 15(1) में, और 15(2) है सेक्शन 15(2) डिस्काउंट से रिलेटेड, 15(3) है डिस्काउंट से रिलेटेड, एंड ऑल्सो अदर थिंग्स है. तो वो सेक्शन 15 आई वुड से उसके अकॉर्डेंस वैल्यूएशन होगा. ठीक है. रेट जो है मैक्सिमम 20% है. एंड कैसे पेमेंट होगा? ये पेमेंट आपको पता चलेगा रिवर्स चार्ज, इसमें पता चलेगा पेमेंट कैसे होगा.
रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ऑब्लिक फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, या जिसको हम बोलते हैं एनसीएम, नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म, दोनों में से एक एक कैटेगरी में होगा मोस्टली। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म गवर्नमेंट नोटिफाई करती है अंडर सेक्शन 9(3) के अंडर गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया कि कुछ कुछ जगह पे हमको भरोसा नहीं है गवर्नमेंट का बोलना है, हम रिवर्स चार्ज में भरवा के लेंगे, हमको मालूम ही हमको पता ही नहीं चलने वाला है कि सप्लायर कितना करने वाला है, सप्लायर बेसिकली क्या कर रहा है हमको पता करना है, तो हमको रिवर्स चार्ज लगा के हमको पता करना है इन शॉर्ट। इसीलिए रिवर्स चार्ज का इंट्रोडक्शन हुआ है सेक्शन 9(3) जो है, 9(3) और 9(4) भी है सॉरी, एंड ऑल्सो 9(5) भी देखेंगे आप, उसमें इको ई कॉमर्स ऑपरेटर इको भी है उसमें। ओके अपन अब देखेंगे लेवी। लेवी में एक चीज ध्यान देने वाली है, एमसीक्यू में भी आ सकता है अगर आप सीए स्टूडेंट्स है, रिविजन्स कर रहे हैं तो, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे कोई लेवी नहीं है, उस पे स्टेट कभी छोड़ने वाला नहीं है वो, अभी तो टाइम है आने में। सेकंड आपको, और सेक्शन 9(2) के अंडर अगर आप देखेंगे तो 9(2) में बोला गया है कि पर्टिकुलरली कौन सी चीज पे लेवी नहीं है, जैसे कि पेट्रोलियम क्रूड, मोटर स्पिरिट, एचएसडी हाई स्पीड डीजल, नेचुरल गैस, एटीएफ एविएशन टरबाइन फ्यूल, जो एयरलाइंस वाला एविएशन टरबाइन फ्यूल जो है, ये जो कमोडिटीज है पर्टिकुलरली ये गुड्स पे अभी तक जीएसटी लेवी हुआ नहीं, ये नॉन टैक्सेबल सप्लाई बोल सकते हैं आप इसको, इस पे कोई लेवी नहीं है बेसिकली। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, अब हम चालू कर देंगे सेक्शन डेफिनेशंस शुरू कर देंगे। लेट्स सी डेफिनेशंस। डेफिनेशंस में सबसे मेन आपको इंट्रास्टेट, पहले तो सप्लाई पता चलना चाहिए, ठीक है। मैं डायरेक्टली सेक्शन 7 ले रहा हूँ विदाउट एनी डाउट, सेक्शन 7 ले रहा हूँ, और सेक्शन 7 के पहले मैं सिर्फ दो डेफिनेशन बता देता हूँ, सप्लायर, ठीक है, और एक है रेसिपिएंट, ठीक है। सप्लायर एंड रेसिपिएंट, ये सेक्शन 7 सप्लायर है, ठीक है। सप्लायर कौन है? जो सप्लाई कर रहा है गुड्स या सर्विस का, इंक्लूडिंग एजेंट। अगर एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ पे कर रहा है देन ही इज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई, ओके, इन रिलेशन टू गुड्स एंड सर्विसेज, जो सप्लाई कर रहा है प्लस एजेंट। सेकंड रेसिपिएंट। रेसिपिएंट कौन है? रेसिपिएंट में देखो, सप्लायर में सप्लायर प्लस एजेंट, एंड रेसिपिएंट में आपको रेसिपिएंट जो अगर पेमेंट हो रहा है, इसमें आप दो केस कर लो, अगर पेमेंट है, इन शॉर्ट अगर पेमेंट क्लियर है, इन शॉर्ट पता है कितना कंसिडरेशन क्लियरली पे करना है, देन जो पे कर रहा है वो पेमेंट जो कर रहा है, ठीक है। यानी इन शॉर्ट रेसिपिएंट कौन है? एक तो पेमेंट हो रहा है तो कंसिडरेशन पेमेंट करने वाला, ठीक है, पेमेंट करने वाला, आपको पेमेंट करने वाला एक ध्यान रखना है। अगर कंसिडरेशन पता नहीं है, अगर कंसिडरेशन क्लियरली where there is no consideration, सेकंड केस आता है कंसिडरेशन बिल्कुल भी नहीं है, इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस कंसिडरेशन नहीं है, तो हम बोलेंगे वो पर्सन, देखो केस 1 क्या है, पेमेंट करने वाला, कब? अगर कंसिडरेशन एग्जिस्ट, ठीक है। इफ नो कंसिडरेशन है, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, गुड्स के केस में कौन रहेगा और सर्विस के केस में कौन रहेगा? गुड्स के केस में जो रिसीव कर रहा है, जिसको डिलीवरी हो रही है, जिसको पोजीशन मिल रहा है, रिसीविंग पोजीशन डिलीवरी जिसको हो रही है गुड्स की, और सर्विसेज के केस में जिसको सर्विस रेंडर की जा रही है, पर्सन टू होम, ठीक है, मैं क्लियरली लिख देता हूँ, टू होम सर्विस रेंडर, टू होम सर्विस इज रेंडर, ठीक है, सप्लायर एंड रेसिपिएंट। उसके बाद में हम एक जनरल डेफिनेशन आपको बता देता, सेक्शन 7 सप्लाई, सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सेक्शन 7 में 7(1)(a) आएगा, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, यानी कि इन्होंने हर चीज कवर कर दी, इंक्लूसिव कर दिया है उसको, इन शॉर्ट सच एज बोल के उन्होंने इंक्लूसिव डेफिनेशन बोल दिया है कि ये तो सेल तो हम लेंगे ही लेंगे, ट्रांसफर लेंगे, बार्टर लेंगे, एक्सचेंज लेंगे, इन कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में हायरिंग, रेंटिंग, एनीथिंग हम लेंगे, लेकिन सप्लाई होना चाहिए, ठीक है। लेवी कब है? जब सप्लाई है, हमने लेवी में देखा था, लेवी कब है? जब वो सप्लाई है, और सप्लाई जो है वो, और हाँ टैक्सेबल पर्सन सबसे मेन इंपॉर्टेंट, अगर सप्लाई है और सप्लाई टैक्सेबल पर्सन कर रहा है, सेक्शन 9 लेवी में बोला है टैक्सेबल पर्सन के लिए, मैं आपको शॉर्ट बता रहा हूँ, वापिस आऊंगा सप्लाई पे। टैक्सेबल पर्सन कौन है? ठीक है, पहला जो रजिस्टर्ड है और दूसरा जो लायबल टू रजिस्टर है,
ठीक है, ठीक है, लाइबल टू रजिस्टर। अब लाइबल टू रजिस्टर मतलब टैक्सेबल पर्सन पे लेवी आ गई है जीएसटी, मतलब भरना तो है उसको। बट ये कहाँ पे प्रोविजन लिंक होने वाली है, ये खतरनाक प्रोविजन है। इसको रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी रजिस्टर्ड अगर है या लाइबल टू रजिस्टर, रजिस्टर्ड से तो हमको दिक्कत नहीं है, उसको आईटीसी भी मिल जाता है अगर वो रजिस्टर्ड है आरसी के डेट से। जनरली अगर उसने 30 डेज में अप्लाई किया, सेक्शन 22 रेड विथ रूल 10 है शायद, आई एम नॉट कंफर्म, बट सेक्शन 22 एंड 23 24 जो भी है उसमें, जहाँ पे 22 और जहाँ पे बोला गया है कि पर्टिकुलरली इस केस में हमको रजिस्ट्रेशन लेना है, 22 24 कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, तो उसमें जब भी रजिस्ट्रेशन लेना है तो रूल 10 क्या कहता है कि आपको रजिस्ट्रेशन लेना है अगर आपकी यहाँ पे थ्रेशोल्ड क्रॉस होगी। एग्जांपल ले रहा हूँ, सपोज यहाँ पे थ्रेशोल्ड आपका 20 लाख है, एक्सेप्शनल स्टेट्स नहीं बोल रहा हूँ मैं, उसके कहीं कहीं 10 लाख है 4 स्टेट्स में, तो 20 लाख क्रॉस हो जा रही है और आपने सपोज ये डेट आ रही है आपकी एक समझ लो 1 अक्टूबर, और 1 अक्टूबर से आप 30 डेज में अप्लाई कर रहे हो 30 अक्टूबर तक, देन आपका जो अगर आपकी जो डेट ऑफ आरसी कहीं भी आए, आरसी कहीं भी आए आपको नवंबर में आ रही है सपोज आरसी, ठीक है, समझ लो 12 नवंबर को आपको आरसी आएगी, देन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का कोई लेन देन नहीं रहेगा, आपको देखा जाएगा कि आपका थ्रेशोल्ड एप्लीकेशन जो है, आपकी जो थ्रेशोल्ड क्रॉस हुआ था वहां से गिना जाएगा, इतने पीरियड से आपका रजिस्ट्रेशन वैलिड रहेगा। इन केस आपने एप्लीकेशन यहाँ डाले, अगर आपने एप्लीकेशन यहाँ डाल दी तो आपका डेट ऑफ आरसी जो है वो रहेगा रजिस्ट्रेशन। अब इससे फर्क क्या पड़ रहा है, डेट लाइबल टू रजिस्टर से टैक्स भरने हैं, टैक्सेस जो है वो तो भरने हैं हमको लाइबल अगर है तो, लेकिन आईटीसी जो है वहां बोला है रजिस्टर्ड पर्सन को आईटीसी मिलेंगे और रजिस्ट्रेशन आरसी से इफेक्टिव है, मतलब 30 दिन में रजिस्ट्रेशन लेने वाले जो नहीं है वो लोगों को आईटीसी भूल जाओ, इन शॉर्ट ये प्रोविजन वहां जाके लिंक होती है। अब आपकी सेकंड, ये जो प्रोविजन बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि रजिस्टर्ड है तो टैक्सेस तो देना ही है आपको, ठीक है, आईटीसी भी मिल रहा है, लेकिन अगर आप लायबल टू रजिस्टर है वो भी टैक्सेबल पर्सन में, इसका मतलब टैक्सेस तो यहाँ पे भी देने हैं, लेकिन आईटीसी जो है, आईटीसी आपको कहाँ से मिलेंगे, जब आप रजिस्टर्ड पर्सन होंगे, और रजिस्टर्ड पर्सन के लिए आपको रूल 10 में जहाँ दिया है, सेक्शन 22 रूल 10 है मे बी, वहाँ पे 22 के रेफरेंस में थ्रेशोल्ड जब क्रॉस होता 30 डेज में अगर आपने अप्लाई किए, देन डेट ऑफ जहाँ से आपने आपका थ्रेशोल्ड क्रॉस हुआ, ठीक है, और 30 डेज में अगर आपने अप्लाई नहीं किए देन आपकी डेट ऑफ आरसी से रजिस्टर्ड पर्सन है। लेकिन लायबल टू रजिस्टर जिस दिन 1 रुपया भी ऊपर जाएगा आपका थ्रेशोल्ड के, लायबल टू रजिस्टर हो जाएंगे और टैक्सेबल पर्सन मर जाएंगे और आपको 1 रुपये से जीएसटी देना पड़ेगा इस केस में। ओके, ये बताना जरूरी था। आप रेफर कर सकते हैं सेक्शन 22। अब मैं वापस सप्लाई पे आ रहा हूँ। अब सप्लाई में हम देखेंगे सप्लाई क्या है। सेक्शन 7 बोलता है सप्लाई, सबसे पहले तो सप्लाई में एक चीज, ऑल फॉर्म्स जो मैंने अभी बोला, ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई यानी गुड सर्विसेज का जो भी सप्लाई होगा इन कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होगा, वेदर द सप्लाई इंक्लूड सेल, आपको ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, रेंटिंग, जो जो जितनी चीज होंगी, डिस्पोजल, आपने बिजनेस बंद हुआ डिस्पोज करा तो वो वहां पे टैक्स हो जाएगा आपका। अगर आप डिस्पोजल कर रहे हैं, परमानेंट ट्रांसफर डिस्पोजल ऑफ एसेट, आपको शेड्यूल 2 में जाना पड़ेगा मेरे हिसाब से, एंड कहीं ना कहीं, और हाँ मैं अभी बता देता, सेक्शन 7, सेक्शन 7 के अंदर 7(1)(a) है, ठीक है, 1(a), मैं सिर्फ 1 लिख रहा, 7(1) है, 1(a) है, 2 है और 3 है, ठीक है, 3 है। अभी मैं इस चीज को सिर्फ इतना इलेबोरेट करूंगा, आगे डिटेल में जाएंगे शेड्यूल 1 शेड्यूल 2। ओके, सेक्शन 7 के अंदर जो मैंने बोला बेसिकली इन कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, सेकंड में क्या आता है, सबसे पहले ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई, इंपोर्ट ऑफ सर्विस है वो, और सर्विस मैंने जो खास बात ध्यान रखने बोला था, बिजनेस की हो ना हो, बिजनेस की हो या ना हो, सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन होगा, अगर फॉर या फॉर कंसिडरेशन होगा तो फिर आपको एक ही चीज याद रखना है इसमें, कंसिडरेशन स्टार, इंपोर्ट ऑफ सर्विस कंसिडरेशन के लिए टैक्सेबल, नथिंग एल्स, इंपोर्ट ऑफ सर्विस कंसिडरेशन के लिए अगर आप लिए। शेड्यूल 1 आपको पता है नेगेटिव लिस्ट सप्लाई,
उसके बाद में ठीक है मैं सेक्शन 7 बता दूं, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज, ठीक है मैं स्पेसिफिकली यहाँ पे सर्विसेज लिख रहा और क्लियरली, और कंसिडरेशन के लिए ऑल फॉर्म्स ऑफ गुड सप्लाई, कंसिडरेशन के लिए गुड सर्विसेज का इन कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस, शेड्यूल 1 नेगेटिव लिस्ट, शेड्यूल 2 गुड्स एंड सर्विस का क्लासिफिकेशन, ठीक है ये क्लासिफिकेशन है, नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई सेक्शन 7(2), 7(1) ये हो गया आपका 7(2), 7(2) में क्या बोला है, पर्टिकुलर एक्टिविटीज आर नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई, कौन सी है, शेड्यूल 3 नेगेटिव लिस्ट जो मैंने बताया, इन मन में बोलो ये नेगेटिव लिस्ट, पहले था नेगेटिव लिस्ट कंसेप्ट सर्विस, और शेड्यूल 3 में कभी सप्लाई नहीं बोलेंगे वो एक्टिविटी को, और नोटिफाइड केसेस में म्युनिसिपैलिटी एंड पंचायत एक्टिविटी, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ये दो नोटिफाई हुए हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के एक्टिविटीज बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट में कौन आता है, CG, SG लोकल अथॉरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी। अच्छा सेक्शन 7(3) में क्या है, पर्टिकुलर एक्टिविटी हम नोटिफाई करेंगे, लॉ मेकर आपको बोलेगा कि ये हाँ ये गुड्स है, मतलब गवर्नमेंट नोटिफाई करेंगे कि ये गुड्स है, सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विस है। उसके बाद में मैंने डेफिनेशंस बताया, कंसिडरेशन बिजनेस की डेफिनेशन बताया, बिजनेस में आपको ऑल एक्टिविटीज, स्पेशली आपको ध्यान रखना है कि कमेंसमेंट और डिस्पोजल, क्लोजर ऑफ बिजनेस की एक्टिविटी भी बिजनेस की डेफिनेशन में, यानी उस पर हम लेवी करेंगे जीएसटी, इन शॉर्ट सप्लाई है वो। देन मैंने डिस्कस किया, सॉरी फॉर बैड हैंडराइटिंग, गुड्स एंड सर्विसेज की डेफिनेशन बिजनेस के बाद में, गुड्स में मैंने आपको यही बताया, मूवेबल प्रॉपर्टी, एक्सक्लूड मनी सिक्योरिटीज, एक्शनेबल क्लेम्स आएगा शेड्यूल 3 में, लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग छोड़ के बाकी सब एक्शनेबल क्लेम्स शेड्यूल 3 में है, यानी सिर्फ और सिर्फ लॉटरी बेटिंग, GBL याद रखो ये टैक्सेबल है, एक्शनेबल क्लेम। और ठीक है ये तो क्रॉप्स वॉप्स, लैंड पे जो ग्रो करते हैं और उसको निकाल के जो बेचा जाता है उसको भी इन्होंने गुड्स में डाला है, ठीक है आगे एग्जेम्पशन होगा सेक्शन 11 में। सर्विसेज में क्या है, अदर देन गुड्स, मनी, सिक्योरिटीज, और गुड्स मनी सिक्योरिटीज को छोड़ के इंक्लूजन क्या है, पर्टिकुलर इंक्लूजन, मनी कन्वर्जन एक्टिविटीज जिसके लिए कंसिडरेशन चार्ज किया है, मैं स्पेसिफिकली देख के बोल रहा हूँ, मनी, यूज ऑफ मनी या कन्वर्जन ऑफ कैश, एनी अदर मोड ऑफ करेंसी कन्वर्जन जो दे रहा है, पर कंसिडरेशन सेपरेटली चार्ज कर रहा है, यहाँ पे याद रखना है आपको, क्या याद रखना है, यूज ऑफ मनी, इंटरेस्ट चार्जेस, ये कंसिडरेशन चार्ज हो रहा है इसमें, ठीक है ये 1 और ये जो 2 है, ये दोनों केसेस में आपको याद रखना है, यूज ऑफ मनी यानी और कंसिडरेशन चार्ज हो रहा है आपके, और यूज ऑफ मनी और मनी कन्वर्जन। और नेक्स्ट एक्टिविटी जो स्पेसिफिकली एक्सक्लूड की है वो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन को जो फैसिलिटेटिंग एक्टिविटी है उस पे कमीशन जो आएंगे, हमने सिक्योरिटीज को गुड से बाहर निकाला है, सिक्योरिटी सर्विस भी नहीं है, ठीक है अदर देन मनी सिक्योरिटी, लेकिन सिक्योरिटी से रिलेटेड एक्टिविटी हमने डेफिनेशन में ले ली है, इन शॉर्ट वो भी सर्विस है। ओके सो अब हम गुड सर्विस सप्लाई, इवन दो कंसिडरेशन नहीं, जबकि यहाँ कंसिडरेशन बोला है पर यहाँ नहीं, वो देखेंगे हम डिटेल में। 7(1) है शेड्यूल 2 क्लासिफाई करने के लिए, क्योंकि पहले लिटिगेशंस बहुत हुई है पुराने लॉज में, एक्साइज में, वैट में, कहीं सप्लाई सेल, अभी सप्लाई है, पहले मैन्युफैक्चरिंग है या नहीं है, अगर नहीं है तो एक्साइज ड्यूटी नहीं है, और अगर मैन्युफैक्चरिंग रहता है तो उस पर एक्साइज ड्यूटी आने वाला था। यहाँ मैन्युफैक्चरिंग की डेफिनेशन नहीं थी, वहाँ पे लिटिगेशन बेस्ड था कि हाँ कुछ नया फॉर्म उभर के आता होगा, यहाँ पे तो सप्लाई है, दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा आपको, और सप्लाई में भी क्लेरिफिकेशन खुद ने दे दिया है, इन शॉर्ट गवर्नमेंट ने, लॉ मेकर ने सबसे बढ़िया चीज क्या करी कि यहाँ पे बोल दिया है गुड्स का सप्लाई है या सर्विस का है, पर्टिकुलरली बोल दिया है, जैसे कि मैं बोलूँ पैरा 6 है उसमें, या क्लॉज 6 आप बोलेंगे, उसके अंदर बोला गया है कि कैटरिंग सर्विसेज, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज, इट इज पर्टिकुलरली ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस, कैटरिंग सर्विसेज जो था, जो आउटडोर कैटरिंग सर्विसेज बोल रहा हूँ। उसके बाद में 7(2) के अंदर आप देखेंगे सेक्शन 7(2) के अंदर शेड्यूल 2 चीजें, ठीक है सेक्शन 7(2) आप ब्लाइंडली एक ही चीज दिमाग में रखना है, नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई, नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई, ये क्या है भाई, नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई, इसका मतलब बताओ सर। नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई का मतलब ये है कि शेड्यूल 3 में ये नेगेटिव लिस्ट अपने दिमाग में रख लो कि इधर शेड्यूल 3 का सप्लाई, अगर शेड्यूल 3 में ये एक्टिविटी होती है तो ये तो सप्लाई है नहीं, यानी सप्लाई नहीं है सेक्शन 7 में तो सेक्शन 9 में ले भी नहीं, ठीक है मैं यहाँ से सप्लाई को लिंक कर रहा हूँ, मैंने लिंक किया है सेक्शन 9 में, ये सेक्शन 9 है,
9 से लेवी होंगी सप्लाई पे, सप्लाई 7 में है। और अगर सेक्शन 7 में सप्लाई नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पे बोला है नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई, तो पर्टिकुलर एक्टिविटी जो भी है मैं शेड्यूल 3 की डिस्कस करूंगा। उसके बाद में अपन देखेंगे कुछ ऐसे नोटिफाइड रहेंगे केसेस, ठीक है, कुछ जगह पे ऐसे नोटिफाइड केसेस रहेंगे जहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता सकता हूँ म्यूनसिपैलिटी का जो एक्टिविटीज जो उनको दी गई रहती है कि आपको ये फंक्शंस परफॉर्म करना है, पंचायत म्यूनसिपैलिटी उनकी जो एक्टिविटीज है अंडर आर्टिकल 243G उसको हम नहीं बोलेंगे सप्लाई। नोटिफाइड केसेस बाय गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल, ठीक है, काउंसिल रिकमेंडेशन और गवर्नमेंट जब डिस्कस कर लेती है कि पर्टिकुलर चीजों को हम पर्टिकुलर एक्टिविटी को सप्लाई नहीं ट्रीट करेंगे, ये ओपन है, ये गवर्नमेंट नोटिफाई करेंगे, ये शेड्यूल 3 है। शेड्यूल 3 में जो गिरे हैं वो सबके लिए है, यहाँ पे गवर्नमेंट के लिए है, मतलब एक्टिविटीज सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, ठीक है। ये अगर ये एक्टिविटीज करेंगी मेनली पब्लिक अथॉरिटीज की, मेनली उनकी जो एक्टिविटीज है। अब इसमें मैं आपको 2 एग्जांपल दे देता, इसके अंदर 2 एग्जांपल कौन सी है। पहला एग्जांपल है अल्कोहलिक लिकर का लाइसेंस, ये नोटिफाई कर दिया है, ठीक है। इस पे जो स्टेट गवर्नमेंट लगाएगा तो लाइसेंस जो देगा, अब क्या ऑल फॉर्म ऑफ लीज रेंटल लाइसेंस कंसिडरेशन पे आ रहा है गवर्नमेंट को, तो फिर ये सप्लाई बन जाएगा। अगर यहाँ पे बाहर नहीं निकालेंगे इसको तो ये सप्लाई की डेफिनेशन में प्योरली आ जाएंगे और वहाँ लेवी हो जाएंगे, इसके लिए हटा दिया जाए। और आरसीएम आ जाएगा, मेनली गवर्नमेंट से जो भी सर्विसेज आप लेंगे और उस जगह पे आरसीएम दिया गया है और कुछ जगह पे एग्जेम्पशंस भी दिए गए हैं, वो एग्जेम्पशंस सेक्शन 11 में पता चलेगा। नेक्स्ट एक्टिविटी जो मैं बोल रहा हूँ म्यूनसिपैलिटी और पंचायत, उनको जो एक्टिविटी इंटरेस्टेड रहती है कि आप ये कीजिए फंक्शंस, इनके जो फंक्शनल एक्टिविटीज है आर्टिकल के थ्रू, वो उस एक्टिविटीज में पर्टिकुलरली इट इज नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई। नेक्स्ट गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल कुछ जगह पे बता देंगे सप्लाई ऑफ गुड्स है एंड नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस, एंड सप्लाई ऑफ सर्विस एंड नॉट सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है। नाउ गुड्स की डेफिनेशन, सर्विस की डेफिनेशन। अब मैं गुड्स और सर्विस की, यहाँ पे तो नोटिफाई कर देंगे गवर्नमेंट की पर्टिकुलरली गुड्स का सप्लाई है या सर्विस का है, और गुड्स है तो सर्विस नहीं है, सर्विस है तो गुड्स नहीं, ठीक है। और सप्लाई हमारा बेसिक। सो अभी हम कंसिडरेशन की डेफिनेशन देखेंगे। कंसिडरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ सर्विस, गुड्स एंड सर्विस। कंसिडरेशन एक तो पेमेंट है, तो जो पेमेंट कर रहे हैं अपन वो, और इफ पेमेंट नहीं है एक्ट फॉर वियरेंस किया, फॉर एग्जांपल आपने सर्विस के बदले सर्विस दे दिया, या आपने कोई ऐसी एक्टिविटी की फॉर वियरेंस, यानी आपने बियर किया, कोई एक्ट नहीं किया आपने उसको सहन किया, इन शॉर्ट ऐसी उसकी उस एक्ट की या उस फॉर वियरेंस की मॉनेटरी वैल्यू इज कंसिडरेशन, या तो फिर पेमेंट किया तो जो पेमेंट किया आपने उसकी वैल्यू। बट 2 चीज स्पेसिफिकली ध्यान देना है कंसिडरेशन में, 2 चीज, वो क्या है। पहली, सब्सिडी बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, सब्सिडी बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम कंसिडरेशन। एंड जो डिपॉजिट है, डिपॉजिट मतलब अनलेस एडजस्टेड, इसका मतलब ये है, देखो सब्सिडीज जो है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दे रही, क्या ये कंसिडरेशन है? नहीं है। मतलब क्या, इसका मतलब क्या है, और इसका मतलब यह है कि कंसिडरेशन नहीं है, यानी यहाँ पे कहीं भी उसका कंसिडरेशन माना नहीं गया तो वो सप्लाई नहीं हो, वो कंसिडरेशन मिला ही नहीं ना उस उतना पोर्शन। सपोज 10 lakhs आपको कैपिटल सब्सिडी नहीं बोल रहा मैं, और सपोज सब्सिडी आपको मिल रहा है, सपोज 5 lakhs रुपीज इन ऑल सब्सिडी मिल रहा है, बट वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का है कंसिडरेशन एक पर्टिकुलर सप्लाई के लिए, तो ये एग्जेम्प्ट नहीं, कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा, बिकॉज इट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन। एंड डिपॉजिट अनलेस एडजस्टेड, डिपॉजिट यानी इन शॉर्ट कंसिडरेशन जो है वो डिपॉजिट, इन शॉर्ट कंसिडरेशन जो है वो डिपॉजिट नहीं, कंसिडरेशन एक्सक्लूड डिपॉजिट मतलब आपको रिफंडेबल डिपॉजिट है। इन शॉर्ट ये कैसा है, रिफंडेबल डिपॉजिट है, तो आप जब रिफंड देने वाले हो और उसका एडजस्ट नहीं कर रहे हो पर्टिकुलर सप्लाई के अगेंस्ट, तो माना जाएगा कि आपको कंसिडरेशन नहीं मिला। तो कंसिडरेशन ये हो गया अपना सेक्शन 231 कंसिडरेशन।
उसके बाद में आएंगे शेड्यूल 1 एक्टिविटीज, जो भी है एक्टिविटीज विच आर treated as supply even though कंसिडरेशन है नहीं इसमें। हमने देखा सेक्शन 7 में क्या देखा था, सेक्शन 7(1) है ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई कंसिडरेशन के लिए जो मिले हैं इन कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। सेकंड क्या देखा था, सेक्शन 7(1)(b) इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस इन कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस फॉर कंसिडरेशन। इन कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो या ना हो, दोनों भी इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन, बस इतना ही याद रखना है। और सेक्शन 7(1)(c) जो देखा था हमने वो है शेड्यूल 1 इवन दो नो कंसिडरेशन स्टिल ट्रीटेड एज सप्लाई। ये क्यों है सर, यहाँ पे पर्टिकुलर शेड्यूल सेक्शन 7 रेड विथ 7(1)(c) रेड विथ शेड्यूल 1। 7(1)(c) में बोला है शेड्यूल 1 में, तो 7(1)(c) रेड विथ शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 से अपन पढ़ेंगे तो अपना लिंक होगा ये प्रॉपर। परमानेंट ट्रांसफर डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट्स ऑन विच आईटीसी हैज बीन अवेल्ड विदाउट कंसिडरेशन। आपके पहली बार एक चीज चेक कर लेने का, कंसिडरेशन है तो हम 7(1)(a) 7(1)(b) देखेंगे, ठीक है। सेक्शन 7(1)(a) वाला देखेंगे हम, शेड्यूल 2 में गुड्स या सर्विस का है क्लासिफिकेशन, कंसिडरेशन है तो। और शेड्यूल 3 में गिरा तो फिर तो सप्लाई नहीं है, ठीक है, वो आगे की बात है। लेट्स सी शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 क्या बोलता है, इफ कंसिडरेशन नहीं है तो हमारे पास आओ। शेड्यूल 1 क्या बोल रहा है, कंसिडरेशन नहीं है तो हमारे से देखो और क्लासिफाई करो, और ये सप्लाई माना जाएगा इवन दो विदाउट कंसिडरेशन। सेक्शन 7(1)(c) रेड विथ शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 क्या बोल रहा है, परमानेंट ट्रांसफर एंड डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट ऑन विच आईटीसी हैज बीन अवेल्ड। यानी पर्सनल असेट्स जो है उस पे आपकी खुद की पर्सनल, आपने कार बाय की, मोबाइल आपने बाय किया, वो असेट अगर आप बेच रहे हो जिस पे आईटीसी लिया ही नहीं, उसको यहाँ पे नहीं लाने का। सिर्फ बिजनेस असेट आपने जिस बिजनेस असेट का आईटीसी ऑलरेडी आईटीसी अवेल्ड किया है, ठीक है, आईटीसी लिया है, अच्छा बिजनेस असेट का आईटीसी नहीं लिया हो और आप बिना कंसिडरेशन से किसी को दे रहे हैं वो चीज, वो असेट, तो भी नहीं आएगा। बिजनेस असेट आईटीसी अवेल्ड, बिजनेस असेट रहना चाहिए प्लस आईटीसी अवेल किया हुआ रहना चाहिए, और उसको आप परमानेंट ट्रांसफर कर रहे हैं, टेम्पोररी ट्रांसफर पे भी नहीं आएगा। आप टेम्पोररी रेंटिंग विदाउट एनी कंसिडरेशन दे रहे हैं तो वो 7(1)(a) में गया, शेड्यूल 1 में नहीं जाएगा, परमानेंट ट्रांसफर नहीं है। एक आप टेम्पोररी पीरियड के लिए एक हायर कर, टेम्पोररी पीरियड के लिए दे रहे हैं, परमानेंट ट्रांसफर यानी वापस नहीं आएगा, इन शॉर्ट रिकोर्स नहीं आएगा उसमें। और परमानेंट ट्रांसफर डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट्स ऑन विच आईटीसी हैज बीन ऑलरेडी अवेल्ड, तो बिजनेस असेट्स प्लस आईटीसी अवेल्ड यानी इनपुट टैक्स रेट आपने लिया है और कंसिडरेशन के बिना है, आपने ट्रांसफर किसी को भी दे दिया सॉरी, देन इट इज सप्लाई, ठीक है। सप्लाई का परमानेंट ट्रांसफर डिस्पोजल बिजनेस असेट ऑन विच आईटीसी हैज बीन अवेल्ड, और आपने परमानेंट ट्रांसफर किया तो सप्लाई है। और कब है, शेड्यूल 1 में जब कंसिडरेशन नहीं है, स्टार विदाउट कंसिडरेशन रहा तो ही सोचना है, यहाँ पे आना ही नहीं तो फिर शेड्यूल 1 का क्लॉज 2 क्या बोल रहा है आपको, सप्लाई ऑफ गुड सर्विसेज और बोथ इन कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अगर इन कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में विदाउट कंसिडरेशन रिलेटेड पर्संस या डीम डिस्टिंक्ट पर्संस, डीम डिस्टिंक्ट पर्सन डिस्कस करेंगे, रिलेटेड पर्सन डिस्कस करेंगे अभी, तो इन दोनों के बीच में रिलेटेड पर्संस के आपस में अगर कोई ऐसा एक ट्रांजैक्शन कर रहे हैं जो सप्लाई कर रहे हैं गुड्स और सर्विसेज विदाउट कंसिडरेशन, फ्री में अपने रिलेटिव्स एक में को दे रहे हैं, ठीक है, रिलेटेड पर्संस नॉट रिलेटिव्स, रिलेटेड पर्सन। और डीम डिस्टिंक्ट पर्सन मतलब वो भी बताऊंगा, डीम डिस्टिंक्ट पर्सन। चलो रिलेटेड पर्सन देखते हैं सबसे पहले। रिलेटेड पर्सन मतलब क्या, रिलेटेड पर्सन मतलब कॉमन ऑफिसर डायरेक्टर, दो एंटिटी में कॉमन ऑफिसर डायरेक्टर है बिजनेस एंटिटीज में, कॉमन एक तो पार्टनर्स है, ठीक है, फिर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, पार्टनर्स एक में एक से भी रिलेटेड रहेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय भी रिलेटेड रहेंगे। इसके लिए आपको एक प्रोविजो मैं बताऊंगा, वो ध्यान रखना पड़ेगा, एक प्रोविजो है जो मैंने यहाँ लिख के रखा है। उसके बाद में पर्संस, ऐसे पर्सन जो वोटिंग पावर होल्ड कर रहे हैं एटलीस्ट 25% ऑफ वोटिंग पावर, एक से तो 25% वोटिंग पावर
एनी पर्सन डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो होल्ड कर रहा है वोटिंग पावर्स 25% वोटिंग पावर, और किसके होल्ड कर रहा है, किसी और के सप्लायर या एक में के होल्ड कर रही है, एक में के नहीं, वन कंट्रोल अदर इधर आ जाएगा, सॉरी वन कंट्रोल अदर, अगर एक दूसरे को कंट्रोल कर रहा है तो इधर आएगा, और एक पर्सन वोटिंग पावर एटलीस्ट 25% कॉमनली होल्ड कर रहा है, दोनों के ऑफ बोथ सप्लायर रेसिपिएंट के दोनों के होल्ड कर रहा है, तो वो भी रिलेटेड। मतलब क्या, एक एंटिटी ए है, एंटिटी बी है, उनकी 20 कंपनी ए है, कंपनी बी है, उसमें शेयर होल्डर है सपोज मिस्टर एक्स यहाँ पे भी 25% होल्ड कर रहा, और यहाँ पे भी 30% होल्ड कर रहा, फॉर एग्जांपल एटलीस्ट 25% वोटिंग पावर बोला गया है, तो फिर माना जाएगा कि ये रिलेटेड पर्सन है। कौन से, ये कंपनीज बोल रहा मैं, ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड, ओके, ये दोनों रिलेटेड है बिकॉज इसके अंदर 25% वोटिंग पावर होल्ड करके बैठा है मिस्टर एक्स, ओके। वन कंट्रोल अनदर, ए लिमिटेड बी लिमिटेड को कंट्रोल कर रही, फॉर एग्जांपल बोथ कॉमनली कंट्रोल्ड बाय थर्ड पर्सन, मिस्टर एक्स कोई कंट्रोल परसेंट तो होल्ड नहीं कर रहा पर कंट्रोल कर रहा है। अब मिस्टर एक्स एक कंपनी पे दोनों कंट्रोल कर रहा है, दो कंपनी को एक कंट्रोल कर रहा है, सॉरी कॉमनली, तो कॉमन कंट्रोल जो है वो भी रिलेटेड पर्सन है, मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली वो भी रिलेटेड पर्सन है, ठीक है। उसके बाद में डीम डिस्टिंक्ट रिलेटेड पर्सन में एक पॉइंट ध्यान रखना पड़ेगा, सिर्फ एक पॉइंट काम का है। यहाँ पे प्रोविजो क्या बोला है कि अगर एम्प्लॉयर रिलेटेड पर्सन है, ठीक है, यानी विदाउट कंसिडरेशन डीम डिस्टिंक्ट पर्सन और एम्प्लॉयर सॉरी रिलेटेड पर्सन एंड डीम डिस्टिंक्ट पर्सन हमने पढ़ा, तो आरपी यानी रिलेटेड पर्सन, और रिलेटेड पर्सन मतलब यहाँ पे एम्प्लॉयर जो हमने देखा आरपी में रिलेटेड पर्सन है, मतलब कि अगर एम्प्लॉय को गिफ्ट के फॉर्म में कुछ भी देगा, गिफ्ट ही हो गया ना वो, फ्री विदाउट कंसिडरेशन हम जो पढ़ रहे हैं पूरा शेड्यूल 1, उसके अंदर 50,000 पर फाइनेंशियल ईयर, एक एम्प्लॉय की लिमिट है 50,000 तक, अगर एम्प्लॉय को गिफ्ट देता है टू एनकरेज एम्प्लॉय रिलेशनशिप, अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन रहे उसमें, वरना गिफ्ट नहीं देंगे तो एम्प्लॉय नहीं टिकेंगे कंपनीज में, बिजनेस एंटिटीज में, इसलिए उन्होंने बोला ठीक है, अगर तुमको लगता ही है तो लॉ मेकर ने रखा है 50,000 पर फाइनेंशियल ईयर का गिफ्ट है, ठीक है, एम्प्लॉयर का। तो इस केस में ये जो वैल्यू ऑफ गिफ्ट, तो ये सप्लाई नहीं माना जाएगा, नॉट इक्वल्स टू सप्लाई, बिकॉज क्या है, रीजन क्या है, अगर यहाँ पे इतनी वैल्यू का फ्री गिफ्ट अगर एम्प्लॉय को दे देगा, एम्प्लॉय को 50,000 का गिफ्ट देगा, तो इस केस में इतनी वैल्यू अगर रही तो शेड्यूल 1 अट्रैक्ट नहीं होगा। अगर 50,000 एक रुपए भी हो गए, 50,000 या 50,000 रुपए भी है, 50,000 रुपए तक है तो सप्लाई नहीं रहेगा, ऐसा बोला है, नॉट एक्सीडिंग 50,000, 50,000 एक भी हो गया ना तो वो सप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे 1 रुपया प्लस 1 हो गया ना तो ये सप्लाई हो जाएगा, और सप्लाई हो गया तो शेड्यूल 1 में आएगा, एंटायर सप्लाई 50,000 1 रुपए पे जीएसटी जाएगा। जो भी वैल्यू ऑफ गुड सर्विसेज आप देखेंगे, एम्प्लॉय को कितने वैल्यू का दे रहा है विदाउट कंसिडरेशन। अब आते हैं डीम डिस्टिंक्ट पर्सन, डीम डिस्टिंक्ट पर्सन में सेक्शन 25 4 और 5 आएगा उसमें, तो उसमें ये बोला गया है डीम डिस्टिंक्ट पर्सन मतलब क्या, सपोज वन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी में या अनदर स्टेट एंड सपोज सेम स्टेट यूनियन टेरिटरी में सेपरेट रजिस्ट्रेशन आप ले रहे हो, सेपरेट रजिस्ट्रेशन आया, तो फिर एक स्टेट में अगर आपकी अलग अलग इस्टेब्लिशमेंट है, उसके रजिस्ट्रेशन सेम पैन पे है, सेम इस पे सेम रजिस्टर्ड है, देन उसको हम बोलेंगे नॉट डिस्टिंक्ट, दे आर सेम सिंगल इंडिविजुअल नहीं सिंगल पर्सन कंसीडर किया गया, मतलब उनके आपस में जो ट्रांसफर्स होंगे उस पे जीएसटी नहीं लगेगा, बिकॉज वो सप्लाई नहीं माना जाएगा, डिस्टिंक्ट नहीं है, विदाउट कंसिडरेशन हो रहा है, फिर तो डीम डिस्टिंक्ट पर्सन होना जरूरी है सेम पर्सन के अंदर अगर टैक्स करना है, जीएसटी लगाना है, बिकॉज शेड्यूल 1 डीम डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच के ट्रांसफर्स विदाउट कंसिडरेशन को ही टैक्स करता है। तो ये है क्या, सेम स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी में सेपरेट रजिस्ट्रेशन, या एक स्टेट में इस्टेब्लिशमेंट है आपका और अनदर स्टेट में आप इस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन ले रहे हो, तो वो भी डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा। इस्टेब्लिशमेंट्स इन डिफरेंट स्टेट वो सब डीम डिस्टिंक्ट पर्सन है, यानी अगर महाराष्ट्र के इस्टेब्लिशमेंट से अगर गुजरात जा रहा है गुड्स, तो वो विदाउट, मैं अपने सेकंड इस्टेब्लिशमेंट को विदाउट एनी कंसिडरेशन दूंगा, ठीक है, ट्रांसफर करो, वहां पे ऑर्डर है, तो ये ट्रांसफर है या नहीं है, ये सप्लाई है, बिल्कुल है, डीम डिस्टिंक्ट पर्सन, इंटर स्टेट है। आप इस्टेब्लिशमेंट जो एक स्टेट में है और दूसरे स्टेट में भी है,
तो भी डिस्टिंक्ट पर्सन मानी जाएंगी वो, पहली बात। और दूसरी बात, सेम स्टेट की बात आएंगी। महाराष्ट्र में अगर मैं फॉर एग्जांपल एक इस्टेब्लिशमेंट से दूसरे इस्टेब्लिशमेंट में दे रहा हूँ और वो सेपरेटली रजिस्टर्ड होंगी तो वो भी डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन। हाँ, वो अलग अलग रजिस्टर नहीं होंगी तो वो यहाँ पे नहीं आएंगी। मैंने बोला है सेम स्टेट में अलग रजिस्ट्रेशन, और इंटर स्टेट में कि अगर अलग अलग रजिस्ट्रेशन है, अलग अलग एस्टेब्लिशमेंट भी होंगी तो वो भी डीम माना जाएगा कि वो डिस्टिंक्ट पर्सन। तो डीम डिस्टिंक्ट पर्सन, सेम स्टेट यूनियन टेरिटरी में सेपरेट रजिस्ट्रेशन, एस्टेब्लिशमेंट इन वन स्टेट एंड आल्सो एस्टेब्लिशमेंट इन अनदर स्टेट, वो भी डिस्टिंक्ट पर्सन। ओके, तो ये इनके बीच के ट्रांसफर्स जो होंगे विदाउट कंसिडरेशन, ये भी शेड्यूल सेक्शन 71C रेड विद शेड्यूल 1 क्लॉज 2 में आ जाएंगे। क्लॉज 2 में आएगा, बराबर। अच्छा, उससे रिलेटेड अब ऐसा अगर रहा तो आप बोलेंगे गुड्स के मूवमेंट होते हैं तो कन्वेंस भी तो ले जाते हैं उसको विदाउट कंसिडरेशन। जब गुड्स जाते हैं अपने कन्वेंस मूव हो रहे हैं एक यूनिट से अनदर, तो वो भी मूवेबल है, प्रॉपर्टी है, वो भी गुड्स है। तो कन्वेंस जो लेके जा रहे हैं, जो भी आपकी गुड्स कैरिंग जो आपके ट्रांसपोर्टिंग व्हीकल है, क्या वो भी इसमें आएंगे? ठीक है, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिखा कि फर्दर सप्लाई अगर आप कर रहे हो कन्वेंस का, इन शॉर्ट अगर एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, अगर एक कार का शोरूम है और वो एक कार दूसरे कार को दे रहा है, अब इसमें गुड्स तो नहीं जा रहे, इसमें कार ही गुड्स है, तो ये फर्दर सप्लाई हो गया, दूसरे यूनिट पे जा रहा है जो सेपरेटली रजिस्टर्ड है इस सेम स्टेट में, जो मैंने बोला डीडीपी में सेम स्टेट में सेपरेट रजिस्ट्रेशन, वो भी डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन विदाउट कंसिडरेशन। और या तो फिर महाराष्ट्र से जा रहा गुजरात में, इंटर स्टेट की एस्टेब्लिशमेंट, वो भी डिस्टिंक्ट पर्सन रहती है, मानी जाती है डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन, तो विदाउट कंसिडरेशन जा रहा है। और ये ट्रांसपोर्टिंग व्हीकल के रूप में नहीं जा रहा है, ये ट्रांसपोर्टिंग व्हीकल नहीं है। अब इस केस में ये है गुड्स ही जा रहा है, मूवमेंट कर रहा है, क्योंकि वहां ऑर्डर आ गया, तो फिर ये कन्वेयंस जो है ये सप्लाई है। तो फर्दर सप्लाई ना हो तो ही हम बोलेंगे कि इंटरस्टेट मूवमेंट हो रहा है कन्वेयंस का, सिर्फ गुड्स ले जाने के लिए हो रहा है या टेम्पोररी रिपेयर्स के लिए हो रहा है। ठीक है, तो रिपेयर चार्जेस पे, ठीक है, रिपेयर चार्जेस पे जीएसटी आएगा, लेकिन टेम्पोररी रिपेयरिंग के लिए व्हीकल जा रही है फिर वापस आ रही है, तो ये इसमें सिर्फ ये मूवमेंट के लिए व्हीकल है इन शॉर्ट, देन इस केस में सप्लाई नहीं। यानी मेरा बोलने का मतलब ये था, कन्वेयंस एज फर्दर सप्लाई हो रहा होगा, यानी जो गाड़ी है वो बेच रहे होंगे हम ट्रांसफर कर रहे होंगे एज अ सप्लाई, एज अ गुड्स जा रहा होगा, देन इट इज अ सप्लाई। ठीक है, और अगर फर्दर सप्लाई नहीं है, नो फर्दर सप्लाई, देन इट इज नॉट इक्वल टू सप्लाई, इट इज ओनली इंटरस्टेट मूवमेंट फॉर कैरिंग ऑफ गुड्स, देन इट इज नॉट अ सप्लाई। उससे रिलेटेड उसके स्पेयर्स का है सेम फॉर कन्वेंस। ठीक है, हम पॉइंट नंबर अब थर्ड पैरा पे आ रहे हैं। थर्ड पैरा, तो थर्ड पैरा क्या है शेड्यूल 1 का? ठीक है, शेड्यूल 1 सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू एजेंट, एजेंट टू प्रिंसिपल। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर यहाँ पे विदाउट कंसिडरेशन गुड्स जो जा रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ गुड्स जाएगा, सर्विस नहीं दी जा सकती एजेंट को, और एजेंट खुद के लिए भी सर्विस, फॉर एग्जांपल एजेंट खुद के लिए भी सर्विस दूसरे प्रिंसिपल को तो नहीं देगा ना, वो सर्विस तो कंज्यूमेबल एक पर्सन पे रहेगी ना पर्टिकुलरली। तो यहाँ पे गुड्स की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ, प्रिंसिपल टू एजेंट, बाय प्रिंसिपल टू एजेंट गुड्स जा रहे हैं, या गुड्स बाय एजेंट टू प्रिंसिपल जा रहे हैं। अब प्रिंसिपल टू एजेंट क्यों जा रहे होंगे गुड्स? एजेंट फर्दर सप्लाई कर रहा है। एजेंट टू प्रिंसिपल क्यों जा रहे होंगे गुड्स? क्योंकि एजेंट रिसीव करके प्रिंसिपल को दे रहा हूँ। तो या तो फॉर फर्दर सप्लाई बाय एजेंट, या तो फॉर रिसीविंग ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, दो एजेंट्स हो गए। तो अब इसमें जब फर्दर सप्लाई वाला केस आएगा, ठीक है, फर्दर सप्लाई वाला विदाउट कंसिडरेशन, तो हमने विदाउट कंसिडरेशन ये सब सप्लाई माने जाएंगे, क्योंकि एजेंट प्रिंसिपल को दे रहा, प्रिंसिपल एजेंट को दे रहा, ये सब हमने विदाउट कंसिडरेशन वाले वर्किंग जो होती है, जो ये एक्टिविटीज होती है, ये शेड्यूल 1 में विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, प्रिंसिपल के नाम से इनवॉइस बनाने वाले एजेंट, प्रिंसिपल के नाम से, नॉट इशूइंग ऑन इनवॉइस, वो वाले एजेंट यहाँ नहीं आएंगे। रीजन काफी है ना, बिकॉज क्योंकि जो एजेंट खुद का इनवॉइस बनाएंगे उनको ही आईटीसी लेना है, और वो विदाउट कंसिडरेशन ले रहे होंगे प्रिंसिपल से अभी, तो उनको बाद में जब खुद का इनवॉइस बनाएंगे तो यहाँ पे आईटीसी उसके पास पड़े है, उसने बिल बनाया नहीं प्रिंसिपल ने एजेंट को, तो प्रॉब्लम हो जाएंगी विदाउट कंसिडरेशन में। इसलिए इसको मानना पड़ा, बिकॉज एजेंट को भी तो आईटीसी लगेगा, क्योंकि एजेंट फर्दर सप्लाई करने वाला है जब वो सेल करेगा। तो हेंस एजेंट जब फर्दर, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, एजेंट जो है वो फर्दर सेल करेगा, प्रिंसिपल एजेंट को गुड्स दे रहा है, तो ये जो फर्दर सेल करेगा तो ये ओन इनवॉइस बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई इनवॉइस वो देगा नहीं ना, क्योंकि कंसिडरेशन नहीं, ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई
अपन 7(1)A में देखे तो शेड्यूल 1 में लाना पड़ा ताकि इसको आईटीसी भी मिले। इन शॉर्ट इसको आईटीसी मिलेगा और इसके आउटवर्ड में जीएसटी जाएगा, ठीक है। तो ये जो है नेट टैक्स पेबल आएगा, ठीक है। और वो एजेंट जो खुद के इनवॉइस नहीं बनाते, ऐसे एजेंट जो प्रिंसिपल का इनवॉइस बनाते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल दे रहा है फर्दर सप्लाई में, उसके केस में कैसा, वो यहाँ नहीं आते, उसको शेड्यूल 1 लग ही नहीं सकता, ठीक है। एजेंट जो खुद का इनवॉइस बनाते उनको लगेगा, क्योंकि प्रिंसिपल ही इनवॉइस बना रहा, अगर एजेंट को वो इनवॉइस रेज कर देगा गलती से, एजेंट तो खुद का इनवॉइस दे नहीं रहा, और एजेंट जो है उसके कमीशन पोर्शन पे भरेगा सिर्फ जीएसटी। तो प्रिंसिपल के केस में आप कैसे बोल सकते हैं कि उसने बिल देना चाहिए, क्योंकि प्रिंसिपल यहाँ पे इशू हो रहा है ना, प्रिंसिपल का इनवॉइस यहाँ बन रहा है ना, क्योंकि प्रिंसिपल का इनवॉइस एजेंट बना के देगा, तो फिर उसको आईटीसी नहीं मिलेंगे ना यहाँ, और इसको भी नहीं मिलेंगे, इसको कमीशन का कर रहा है, ये तो पूल खुद का बिल ही नहीं बना रहा। आई होप यू अंडरस्टूड। और यहाँ पे जो था, जब एजेंट खुद का इनवॉइस बना रहा था तो ये पर्टिकुलरली ट्रीट करना जरूरी था, इसलिए शेड्यूल 1 आके बोला हाँ भाई ट्रांसफर है, क्योंकि एजेंट खुद का इनवॉइस बना रहा है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है इंपोर्ट ऑफ सर्विस। इंपोर्ट ऑफ सर्विस हमने एक और चीज देखी थी, सेक्शन 7(1)B इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन, याद रखो इतना ही बोला था, वेदर पर्सनल और बिजनेस, कोई भी इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, वेदर पर्सनल और बिजनेस, कंसिडरेशन जरूरी है, सिर्फ ओनली कंसिडरेशन। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या बोला, इंपोर्ट ऑफ सर्विस शेड्यूल 1 में हमको दिखा, हमको तो समझ गया विदाउट कंसिडरेशन वाली बात कर रहे हैं। अब ये पैरा 4 क्या बोल रहा है, विदाउट कंसिडरेशन इन कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अब ऐसे कौन से लोग हैं जिसको पकड़ सकते हो, पहली बात तो रिलेटेड पर्सन, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉमन इस्टेब्लिशमेंट्स, मतलब एक पर्सन की दूसरी कोई इस्टेब्लिशमेंट है आउटसाइड इंडिया, तो आउटसाइड इंडिया जो ये रिलेटेड बिटवीन रिलेटेड पर्सन है, बिटवीन इस्टेब्लिशमेंट है, रिलेटेड पर्सन, वापस सेक्शन 15, ठीक है, मैंने जो बताया कॉमन ऑफिसर डायरेक्टर, ये सब मैं रिवाइज कराऊंगा अभी। तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस, लेकिन जरूरी क्या है, वहां पे बोला है फॉर कंसिडरेशन पर्सनल सर्विस या बिजनेस की सर्विस, दोनों आ गई। सेक्शन 7(1)B 7(1)C प्लस शेड्यूल 1 जो हम पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर विदाउट कंसिडरेशन है, उसके अंदर स्पेसिफिकली क्या बोला है, इन कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। यहाँ पे तो हमको विदाउट कंसिडरेशन ही पालेंगे, केस लेंगे हम जब भी कोई फ्री सर्विस या फ्री सप्लाई होंगे तो शेड्यूल 1 चेक करेंगे कि हाँ भाई इसमें गिर रहा होगा तो सप्लाई बन गया है, लेवी आ गई है, ठीक है। ये 4 केसेस है, और इस चौथा केस जो हमने ये इंपॉर्टेंट देखा वो इंपोर्ट ऑफ सर्विस। 7(1)B क्या बोलता है, मैं सिंपल सी बात बताता हूँ, इंपोर्ट है, सर्विस का ही है, पर कंसिडरेशन है। और यहाँ पे पैरा 4 क्या बोल रहा है, यहाँ पे शेड्यूल 1 का, इंपोर्ट है, सर्विस का ही है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, लेकिन खास बात कंसिडरेशन नहीं है, लेकिन उनको ही अब ऐसी केस में किसको पकड़ेंगे हम, 2 ही लोगों को पकड़ सकते हैं, जो हमारे लोग हैं बाहर बैठे हैं, रिलेटेड पर्सन एंड डिस्टिंक्ट पर्सन डीडीपी वाले, और फॉरेन डीडीपी वाले, मतलब इस्टेब्लिशमेंट जो मैंने बोला इंडिया के बाहर जो अपनी कॉमन इस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। तो ये हमारा शेड्यूल 1 कंप्लीट हुआ है। शेड्यूल 3 भी देखेंगे, पहले अपन रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, एक रिवीजन सेशन ले लेंगे अपन। सबसे पहले लेवी में मैंने क्या बोला, सबसे पहले जीएसटी का चार्ज क्रिएट किया गया, सीजीएसटी का देख रहे हैं, सीजीएसटी उसमें सेक्शन 9 लेवी में क्या है, सीजीएसटी आपको लेवी कर होगा, काय पे लेवी होगा, सप्लाई करेंगे आप गुड्स ऑफ सर्विसेज पे, ठीक है, काय पे, वैल्यू पे, कौन से रेट पे, एट सच रेट एज में बी प्रिस्क्राइब, मैक्सिमम 20%, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म या नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म के जैसा बोला वैसा पे करना पड़ेगा, और कौन भरेगा, टैक्सेबल पर्सन। टैक्सेबल पर्सन की खास बात मैंने बताई थी इनिशियल वीडियो में, इनिशियली बताई थी कि टैक्सेबल पर्सन के लिए मैंने बोला था सेक्शन 22 रेफर करना, बिना वैसे पढ़ना मत, लेवी सेक्शन 22 रेड विथ रूल्ड है, नेट पे सर्च कर लेना अगर वैसा नहीं करना है तो, कुछ मटेरियल नहीं होगा तो। सेक्शन 22 बोलता है कि रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 22 थ्रेशोल्ड लिमिट है, सेक्शन 24 कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। आप जहां से लायबल हो गए, सपोज आप लायबल हो गए रजिस्टर होने को, तो भी आप टैक्सेबल पर्सन हो। टैक्सेबल पर्सन मींस एनी पर्सन हु इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी एक्ट, एंड सेकंड एनी पर्सन हु इज लायबल टू रजिस्टर, ओके, एक रजिस्टर्ड एंड लायबल टू रजिस्टर। अब लायबल टू रजिस्टर है मतलब जहां जिस दिन गए टर्नओवर क्रॉस हुआ या कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में आप लायबल हो गए, उस दिन से आप लायबल हो गए, ठीक है। तो टैक्सेबल पर्सन, अब टैक्सेबल पर्सन मैंने बताया था 30 डेज में आपको रजिस्ट्रेशन लेना है,
अगर आपने लिया रेड विथ रूल 10, मैं जो बोल रहा हूँ आप चेक कर लो, सेक्शन 22 रेड विथ रूल 10, या सेक्शन 24 में भी लाइबल हुआ, वहां से रेड विथ रूल 10, 30 डेज में ऑफ बिकमिंग लाइबल अगर आप रजिस्ट्रेशन लेते हो, या जहां से आपका थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो रहा है 20 लाख फॉर एग्जांपल, और कुछ स्टेट के लिए 10 लाख है, तो अगर आप ले रहे हो 30 डेज में, देन आपका डेट ऑफ बिकमिंग लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। और अगर आप 30 डेज में रजिस्ट्रेशन नहीं ले रहे हो, तो फिर आपकी डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जहां से आपको आरसी मिलेगी, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जहां से मिलेगा, तो वहां से रहेगा। तो एक तो आपको मैंने ये बोला था, टैक्सेबल पर्सन बोलते वक्त हर बार एक ही चीज दिमाग में घूमने होना, ठीक है। टैक्सेबल पर्सन हु इज रजिस्टर्ड और लायबल टू रजिस्टर, ठीक है, मतलब कि जिस दिन से लायबल होगा 1 रुपए से टैक्स वसूलेंगे, ठीक है, टैक्स तो भरना ही है। लेकिन आईटीसी आपकी 2 केस आती है। आईटीसी मैंने बोला 30 डेज में अगर रजिस्ट्रेशन के लिए आपने अप्लाई किए तो लायबल टू रजिस्टर से, तो ये वाली डेट आ जाएगी, लायबल वाली डेट, डेट ऑफ बिकमिंग लायबल, ये सेक्शन 22 रेड विथ रूल्ड है। और अगर आपने 30 डेज में अप्लाई ना किया हो तो डेट ऑफ आरसी। आईटीसी आपको इस ऐसे मिलेंगे, 30 डेज में अप्लाई करें या ना करें। लेकिन टैक्स नहीं भरूंगा ऐसा नहीं बोल सकते आप, टैक्स आपको कहां से भरना है, जिस दिन से आप लायबल, ठीक है, टैक्स भरना है आपको, क्योंकि आप टैक्सेबल पर्सन की डेफिनेशन में हो। वो टैक्सेबल पर्सन लिखा कहां है, आप मेरे को पूछेंगे तो मैं बताऊंगा, सेक्शन 9 में लेवी में लिखा है कि जो टैक्स है वो टैक्सेबल पर्सन को भरना पड़ेगा। और इसमें रिवर्स चार्ज आएगा, एनसीएम आएगा, लायबल, टैक्सेबल पर्सन इज लायबल टू पे, ठीक है, ठीक है। अब टैक्सेबल पर्सन भी हमारा कंसेप्ट हुआ, अब हमने लेवी हो गया, ठीक है, रेट हो गया, सप्लाई। अब 939495 हम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जब देखेंगे, 939495 देखेंगे, नोटिफाइड केसेस है। 94 में अनरजिस्टर्ड को है, वो अभी सस्पेंडेड प्रोविजन चली है बहुत दिनों से, और 93 जो है वो नोटिफाइड केसेस में गवर्नमेंट को भरोसा नहीं है, हम रिवर्स चार्ज में लेंगे, टैक्सेबल पर्सन हम उसको कंसिडर करेंगे, ठीक है। और एक सेकेंड, अब हम जाएंगे सेक्शन 7 पे, ठीक है, लेवी हो गई, चार्ज क्रिएट हो गया, सप्लाई पे चार्ज है, इन शॉर्ट। अब हम जा रहे हैं ये सप्लाई को तोड़ेंगे, सप्लाई का कंसेप्ट तोड़ेंगे। सप्लाई का क्या है, सेक्शन 7(1) ए बी सी। ए क्या है, ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई फॉर कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन कोर्स ऑफ, वेदर इन कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है, ओनली इन कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। 7(1) कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, 7(1)(b) वेदर और नॉट इन कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन। कंसिडरेशन चाहिए मेरे को वहां पे सी। सेक्शन 7(1)(c) डायरेक्ट अभी शेड्यूल 1 देखेंगे अपन, 7(1)(c) पढ़ा दिया, शेड्यूल 1, नो कंसिडरेशन, इवन दो नो कंसिडरेशन इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई, इवन दो नो कंसिडरेशन इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई। क्या है ये, यहाँ पे बता दिया मैंने, परमानेंट ट्रांसफर डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट ऑन विच आईटीसी इज अवेल्ड, ठीक है, ये वाला। सेकंड, विदाउट कंसिडरेशन परमानेंट ट्रांसफर हो गया। सेकंड हम बोलेंगे विदाउट कंसिडरेशन बिटवीन डीडीपी एंड रिलेटेड पर्सन सप्लाई ऑफ गुड सर्विसेज, ठीक है। लेकिन इसमें बिजनेस वाला रहना चाहिए, इन कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। बिजनेस में रिलेटेड पर्सन ऐसे ही पर्सनली गिफ्ट दे देता आपको, तो वो यहाँ नहीं आएगा, इन कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में नहीं है वो। और उसके बाद में हमने बोला बिटवीन रिलेटेड पर्सन एंड डीम्ड डिस्टिंक्ट, रिलेटेड पर्सन बता दिया, डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन बता दिया, जैसे कि सेपरेट रजिस्ट्रेशन सेम स्टेट में, या एस्टेब्लिशमेंट इंटर स्टेट्स अलग अलग स्टेट में आपकी, वो भी डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन है माना जाएगा। और उनके बीच में बिटवीन रिलेटेड पर्सन, डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन, विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई अगर है गुड्स सर्विसेज का, इन कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो ये सप्लाई माना जाएगा, ठीक है। ये विदाउट कंसिडरेशन वाला भी सप्लाई है। फिर 50,000 तक, 50,000 तक एनी गिफ्ट्स बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय इन कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में, ठीक है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जो भी गिफ्ट देगा इन अ फाइनेंशियल ईयर 50,000 रुपीज तक, अप टू 50,000 रुपीज, प्रोविजो बोलता है इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई, यानी 50,000 के ऊपर देखना। बाकी रिलेटेड पर्सन में कोई 50,000 का स्टेप नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेटेड पर्सन में जो वहां पे है 50,000 का वैल्यू का सप्लाई एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय जो होगा, एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, वो 50,000 तक नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई। 50,000 के ऊपर एंटायर वैल्यू इज ट्रीटेड एज सप्लाई, 1,000 का दिया वैसे नहीं, 50,000 अप टू 50,000 शैल नॉट बी ट्रीटेड। गिफ्ट नॉट एक्सीडिंग 50,000 इन वैल्यू बाय एम्प्लॉयर शैल नॉट बी, अच्छा जो एक्सीड नहीं हो रहे 50,000, ठीक है, वही है, मतलब 50,000 है। सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू एजेंट, बाय एजेंट टू प्रिंसिपल, दो चीजें ध्यान में रखना है इसमें। पहला, एजेंट इशूइंग ओन इनवॉइस, उसी एजेंट को जो खुद का इनवॉइस देगा
एनी एजेंट जो खुद का इनवॉइस दे रहा है वही यहाँ शेड्यूल 1 में कवर होगा। और विदाउट कंसिडरेशन जो ट्रांसफर हो रहा है प्रिंसिपल टू एजेंट और एजेंट फर्दर सप्लाई करने वाला है, एजेंट क्या कर रहा है, फर्दर सप्लाई, तो इस केस में हम क्या बोलेंगे कि इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन दो विदाउट कंसिडरेशन एजेंट खुद का इनवॉइस कर रहा है, खुद सप्लाई कर रहा है, इनवॉइस खुद का बना रहा है, तो शेड्यूल 1 में आएगा। खुद का इनवॉइस नहीं बनाया है, शेड्यूल 1 में नहीं आएगा। और वो नहीं आया शेड्यूल 1 में, खुद का इनवॉइस नहीं बना रहा है, मतलब उसके कमीशन का ही जीएसटी आएगा। इवन एग्रीगेट टर्नओवर जब हम देखेंगे तब भी इसमें एजेंट इशूइंग ओन इनवॉइस और एजेंट नॉट इशूइंग ओन इनवॉइस पे बहुत डिस्प्यूट होगा आगे चल के। डिस्प्यूट मतलब एक डिस्कशन अच्छा होगा। ठीक है, अब इंपोर्ट ऑफ सर्विस बोला हमने। इंपोर्ट ऑफ सर्विस क्या है नेक्स्ट? इंपोर्ट ऑफ सर्विस मैंने बोल दिया था सेक्शन 7(1) भी इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन, और सेक्शन 7(1)(c) रेड विद शेड्यूल 1 का पैरा 4 इंपोर्ट ऑफ सर्विस विदाउट कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन। और इसमें क्या याद रखना है, विदाउट कंसिडरेशन इंपोर्ट ऑफ सर्विस किसको पकड़ सकते हैं? रिलेटेड पर्सन एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया, जो इधर की एस्टेब्लिशमेंट है, डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन आउटसाइड इंडिया समझ लो आप। ठीक है, ये हमारा शेड्यूल 1 कंप्लीट हुआ। कंसिडरेशन मैंने बता दिया, पेमेंट है या एट फोरबियरेंस की वैल्यू बट एक्सक्लूड सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी एंड ऑल्सो एक्सक्लूड डिपॉजिट। डिपॉजिट जो जब तक एडजस्ट नहीं करता है, हाँ सप्लायर ने डिपॉजिट एडजस्ट कर दिया तो वो भी कंसिडरेशन। अगर आपने डिपॉजिट लिया, एक सप्लाई किया, 30,000 रुपए डिपॉजिट लिया आपने, 30,000, तो 30,000 का डिपॉजिट अगर आपको किस समय लगा कि यार मैं डिपॉजिट अब इसको लगा दूं एज अ कंसिडरेशन, आपने जिस तरह से एक्सेप्ट कर लिए, यानी आपने पेमेंट उसको कंसीडर कर लिया इस डिपॉजिट को, इट विल नो लॉन्गर रिमेन कंसिडरेशन। ओके, ठीक है। बिजनेस की डेफिनेशन, बिजनेस क्या है? एनी ट्रेड, कॉमर्स, वोकेशन, प्रोफेशन, जो भी एक्टिविटी है, आप जो भी करेंगे, वेदर और नॉट, फ्रीक्वेंसी, वॉल्यूम, नो इंपॉर्टेंस, इवन सिंगल टाइम करी हुई एक्टिविटी भी आपकी बिजनेस में चली जाएंगी। उसके बाद में जो क्लब, और मैंने डिस्कस किया था पुराने वीडियो में, मतलब पुराना वीडियो नहीं, इनिशियल वीडियो के एकदम स्टार्टिंग में डिस्कस करा हुआ है या मिड टाइम में, उसमें मैंने बोला था कि क्लब एसोसिएशन जो मेंबर्स को सर्विसेज दे रही है फॉर विच कंसिडरेशन वो चार्ज कर रही है, गुड सर्विसेज प्रोक्योर करके देने की, तो वो भी क्या है? बिजनेस एक्टिविटी है। यानी यहाँ जाएगा, बिजनेस जाने का मतलब साफ साफ है 7(1) नहीं पकड़ेगा। ठीक है, अब मैं शेड्यूल 1 का एनालिसिस विद 7(1) सप्लाई के साथ करा देता आपको। शेड्यूल 1 में परमानेंट ट्रांसफर डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट, आपने सपोज 10,000 में बेचा, एक सेकंड बिजनेस एसेट है, आपके टेलीविजन लगा था, सीसीटीवीज थे, या आपके यहाँ कोई भी इक्विपमेंट्स लगी थी, आपने उसको बेच दिया, 10,000 में बेचा और उसको हो गया 5-7 ईयर्स, आपको लगा मैं रिप्लेस कर रहा, तो अब ये परमानेंट ट्रांसफर डिस्पोजल है, आपने आईटीसी भी ले चुके हैं आप, तो क्या यहाँ आएगा? नो, आपने आईटीसी लिया होगा, आपने जिसको फ्री में दिया वही आएंगे यहाँ पे, फोकट वाले लोग हैं। सेक्शन शेड्यूल 1 में सिर्फ फोकट वाले लोग हैं, ओनली फ्री ट्रांसफर जो है, फ्री ट्रांसफर, परमानेंट ट्रांसफर जो है बिजनेस एसेट का, जिस पे आईटीसी लिया वो आएंगे, आपने आईटीसी लिया जरूर नहीं यहाँ आएगा। यहाँ पे सेकंड, यहाँ पे इन कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस बिटवीन रिलेटेड पर्सन, इन कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में आपने कंसिडरेशन लिया, यहाँ नहीं देखना रिलेटेड पर्सन, डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन। कंसिडरेशन एक यूनिट दूसरे यूनिट को इंटरस्टेट में डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन जैसे हम बोलते हैं, वो अगर ट्रांसफर कर रहे हैं एक दूसरे को और कंसिडरेशन ले रहा है, एक में को बिल बना रहा है, कंसिडरेशन ले रहा है, तो यहाँ नहीं आएगा। जिस समय कंसिडरेशन नहीं है उस समय यहाँ बिटवीन डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन 7(1)(c) रेड विद शेड्यूल 1 पैरा 3 में क्या आएगा? सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू एजेंट, एजेंट उन इनवॉइस बना रहा है बट प्रिंसिपल ने एजेंट को पहले चार्ज कर दिया, तो फिर यहाँ नहीं आएगा, फिर वो सेक्शन 7(1)(a) में जाएगा, ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई फॉर कंसिडरेशन, यहाँ पे नहीं आएगा। शेड्यूल 1 कब आएगा? विदाउट कंसिडरेशन। फर्दर सप्लाई में एजेंट टू प्रिंसिपल, जो मैंने बोला, प्रिंसिपल के बिहाफ पे जो एजेंट रिसीव कर रहा है और एजेंट चार्ज कर रहा है कंसिडरेशन, नहीं आएगा यहाँ पे। अगर कंसिडरेशन है तो नहीं आएगा, और कंसिडरेशन नहीं है तो फिर शेड्यूल 1 में आ जाएगा। अगेन इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन सेक्शन 7(1)(b), और विदाउट कंसिडरेशन यहाँ पे सिर्फ दो केसेस में, बिटवीन रिलेटेड पर्सन एंड डिस्टिंक्ट पर्सन जो आउटसाइड